हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? तो आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर, बेसिकली एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। गाइस, अगर मैं आपको याद दिला दूं तो इस टाइम पर हम क्लास 11th में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर 6 है कवर कर रहे हैं। एंड उसमें हमने ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम और लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था डाइकॉट और मोनोकॉट रूट, है ना। तो आज के वीडियो में कवर करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम। सो गाइस, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपके बोर्ड्स हो या फिर नीट यूजी का एग्जाम हो। तो आई होप आप ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। प्लीज गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आप ये वीडियो से कुछ समझ पाते हैं तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट कभी भी आता है, आप इमीडिएटली बिना किसी हेजिटेशन के पूछे मुझसे। आप कमेंट कीजिए वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट्स को आंसर करूंगी। तो डाउट्स पूछना मत भूलिएगा आप प्लीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डाइकॉट स्टेम। सो बेसिकली डाइकॉट स्टेम का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे डाइकॉट स्टेम का, तो आपको एक चीज दिखेगी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस की। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये प्रोटेक्ट करती है पूरे स्टेम के बाकी सारे जो लेयर्स हैं उनको, ठीक है। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर डाइकॉट स्टेम में क्या होती है, वो होती है एपिडर्मिस की। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो एपिडर्मिस की लेयर है वो कवर्ड होती है एक बहुत ही पतली क्यूटिकल की लेयर से, और इसमें कभी कभी ट्राइकोम्स और स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपको अगर पिछले वीडियोस याद होंगे, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, उसमें हमने डिस्कस करा था कि डाइकॉट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, डाइकॉट प्लांट की एनाटॉमी जो होती है उसमें स्टेम और लीव्स में क्यूटिकल की लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है क्यूटिकल की, बट रूट में नहीं होती है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। तो क्यूटिकल की एक बहुत ही थिन लेयर होती है और ट्राइकोम्स और स्टोमेटा भी होते हैं। गाइस, अगेन अगर आपको ट्राइकोम्स स्टोमेटा या ऐसे वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन करा हुआ है तो मैं बार बार इसको एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप प्लीज, ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब इसके अलावा क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में, है। और इस ये जो बेसिकली रीजन है एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच का, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो लेयर्स है ना, यहाँ पर जो मैंने लेयर्स लिखी हैं, इनको हम सीधा डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो है आपका ना, ये है डायग्राम डाइकॉट स्टेम का। बेसिकली ये जो दो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डाइकॉट स्टेम ही है। ये अलग अलग सिर्फ व्यू आपको दिख रहे हैं लेयर्स दिखाने के लिए, समझाने के लिए, है ना। तो सबसे ऊपर की लेयर हमने क्या बोली कि होती है एपिडर्मिस की, और उसके ऊपर होते हैं एपिडर्मल हेयर। इन्हीं एपिडर्मल हेयर को हम ट्राइकोम भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो पहली आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है वो है एपिडर्मिस की, है ना। तो वो है एपिडर्मिस की। अब क्या बोल रहे हैं ये कि एपिडर्मिस, है ना, के बाद की जो लेयर है बेसिकली, ठीक है, उसके बाद की तीन लेयर्स एक साथ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं क्या? कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एपिडर्मिस ऊपर है, उसके बाद कुछ लेयर्स हैं, उसके बाद है पेरिसाइकल। तो ये जो बीच की लेयर्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल लेयर्स। ये है कॉर्टेक्स की लेयर्स। बेसिकली कॉर्टेक्स की जो लेयर्स होती हैं
वो तीन लेयर्स होती हैं। ठीक है, पहली लेयर होती है हाइपोडर्मिस की। ठीक है, तो पहली लेयर होती है हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस की जो लेयर होती है वो बनी होती है कोलेनकाइमेटस सेल्स से। याद रखिएगा, कोलेनकाइमेटस सेल्स से। और काम क्या है हाइपोडर्मिस का? सो बेसिकली ये जो आपकी लेयर है ये हाइपोडर्मिस की लेयर है। इसका काम क्या है? इसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना स्टेम को। ठीक है, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एक यंग स्टेम को। सेकेंड जो लेयर होती है वो होती है कॉर्टिकल लेयर्स। ठीक है, कॉर्टिकल लेयर्स हाइपोडर्मिस के ठीक बाद होती है। और ये किस चीज की बनी होती है? राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा की। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेयर हो गई वो पेरेन्काइमेटस लेयर हो गई, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल लेयर्स। किस चीज की बनी है? राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। और उसमें बहुत छोटे छोटे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी होते हैं। अब जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, ये जो लेयर होती है ये बहुत ही रिच होती है स्टार्च ग्रेन्स में। इन अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये रिच होती है किसमें? बेसिकली स्टार्च में। और इसी वजह से इसको हम स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका ये, तो बेसिकली ये जो आपकी तीन लेयर्स हैं ये बना रही हैं कॉर्टिकल लेयर्स, ये है कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इसके बाद की जो आपकी लेयर है वो लेयर होती है पेरीसाइकल की। पेरीसाइकल की जो लेयर है बेसिकली उसमें सेमी ल्यूनर पैचेस हैं किसके? स्क्लेरेनकाइमा के, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के सेमी ल्यूनर पैचेस हैं। तो गाइस एक और चीज आप नोटिस कीजिए कि अलग अलग जो लेयर्स हैं, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग अलग है ना, क्योंकि वो अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो अलग अलग टाइप के सेल्स के बने हुए हैं। जैसे कोई लेयर पेरेन्काइमा की है, कोई लेयर स्क्लेरेन्काइमा की है, कोई लेयर कोलेन्काइमा की है ना। तो पेरीसाइकिल की जो लेयर है वो बेसिकली आपका जो वैस्कुलर बंडल है और जो एंडोडर्मिस है उसके बीच की लेयर है। और बनी किस चीज की है? सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपके आ जाते हैं वैस्कुलर बंडल। तो इसके बाद का जो आपका लेयर है वो है वैस्कुलर बंडल का। ठीक है, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ पर जो है क्या है कि कुछ लेयर्स रेडियली प्लेस्ड हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स की। किसमें? वैस्कुलर बंडल्स के बीच में। तो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो बनाते हैं मेड्यूलरी रेज। वो क्या बनाते हैं? मेड्यूलरी रेज। तो बेसिकली ये भी एक तरीके की लेयर ही हो गई जो डिफरेंशिएट करी है हर दो वैस्कुलर बंडल को, है ना। अब जो आपका वैस्कुलर बंडल है वो डाइकॉट स्टेम के केस में रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। ठीक है, और ये जो रिंग अरेंजमेंट है वैस्कुलर बंडल का वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है डाइकॉट स्टेम का। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आप बाकी सारी चीजें तो बताएंगे ही, बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाइकॉट स्टेम का है वो ये है कि वैस्कुलर बंडल्स डाइकॉट स्टेम में रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। रिंग अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स का। ठीक है, अब जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो आपके वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक तो कंजॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं और
क्या होता है? एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है। गाइस अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि ये सारे वर्ड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं पिछले वीडियो में, तो आप जाके जरूर देखिएगा अगर आपको समझ में ना आए तो। बेसिकली उनके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि वो ओपन वैस्कुलर सिस्टम होते हैं। वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि मोनोकॉट के केस में नहीं होता है ना। मोनोकॉट में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपका जो वैस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट है, वो ओपन है, और उसमें एंडार्च प्रोटोजाइलम है। अब इसके अलावा जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी होता है, जो आपका ये सेंट्रल पोर्शन है वो ऑक्यूपाई करते हैं। इसको हम बोलते हैं पिथ। जो सेंटर है उस स्टेम का उसको हम बोलते हैं पिथ, जहां पर बहुत सारे राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं और उनके बीच में बहुत सारा इंटरसेल्युलर स्पेस भी है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया गाइस डाइकॉट स्टेम का। अगर मैं इसके ही दूसरे जो एंगल से आप देख रहे हैं उसको भी लेबल करके एक्सप्लेन करूं आपको, तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे ऊपर की जो आपकी लेयर है वो तो हो गई एपिडर्मिस की लेयर, है ना। उसके बाद आपका एक लेयर है कोलेनकाइमा का, जो कि है आपका हाइपोडर्मिस। उसके बाद है पेरेन्काइमा की लेयर, है ना। उसके बाद है एंडोडर्म, तो एंडोडर्मिस। फिर पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद आपका जाता है फ्लोएम, फ्लोएम के बाद आता है कैम्बियम की लेयर। फिर आपका सेकेंडरी और प्राइमरी जाइलम होगा तो मेटाजाइलम होगा और प्रोटोजाइलम होगा। और उसके बाद जो आपका सेंटर होता है स्टेम का वो होता है पिथ। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हो गया डाइकॉट स्टेम का। अब वैसे ही हम जल्दी से देख लेते हैं कि मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, काफी कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं बट काफी डिफरेंट भी होता है। और हम ये कंपेयर ही इसीलिए कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ पढ़ इसीलिए रहे हैं सो दैट अगर हमें कंपैरिजन पता होगा तो हमें पता होगा कि स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है। ठीक है, हमें याद होगा आसानी से कि क्या डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में, है ना। तो अगर मैं मोनोकॉट स्टेम की अब बात करती हूँ, तो मोनोकॉट स्टेम में जो आपका हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस तो होगा ही, आउटर लेयर तो एपिडर्मिस की ही होगी। ये भी हम सीधा डायग्राम से ही देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो पहली आपको जो लेयर दिख रही है वो तो एपिडर्मिस की ही होगी, है ना। ये जो लेयर है ये तो एपिडर्मिस की ही है। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद जो हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, जो सेकेंड लेयर है हाइपोडर्मिस की, वो यहाँ पर कोलन काइमेटस सेल से नहीं बनी है, ये बनी है स्क्लेरन काइमेटस सेल से। तो पहला डिफरेंस तो डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में यही हो गया कि डाइकॉट स्टेम के केस में हाइपोडर्मिस की जो लेयर है वो कोलन काइमेटस सेल से बनी होती है, बट मोनोकॉट स्टेम के केस में वो स्क्लेरन काइमेटस सेल से बनी होती है। ठीक है, हाइपोडर्मिस के बाद अब यहाँ देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर काफी सिंपल है एज कंपैरिजन टू डाइकॉट स्टेम। उसके बाद जो है आपके बहुत सारे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, वो क्या, वैस्कुलर बंडल्स, जो कि पूरे स्ट्रक्चर में आपको ये स्कैटर्ड दिख रहे हैं, पेरिफेरी से लेकर सेंटर तक, है ना। तो ये जो आपको बंडल्स दिख रहे हैं ये और कुछ नहीं बल्कि जाइलम और फ्लोएम का बंडल है, ये हमारा वैस्कुलर बंडल्स हैं, है ना। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ये सराउंडेड हैं स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीथ से एक। ठीक है, तो एक तो क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, और
पेरेन्काइमेटस बड़े बड़े लार्ज पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज से। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं इस चैप्टर में, तो हमने जब टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, तो हमने तीन तरीके का टिश्यू सिस्टम पढ़ा था: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की हमने बात करी थी, वो बेसिकली यहाँ पर आपको प्रेजेंट दिख रहा है। पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज हैं। तो ये जो आपको बेसिकली बीच में बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, ये जो हैं ये ग्राउंड टिश्यूज हैं, या तो स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका वैस्कुलर बंडल होगा वो अगेन कंजॉइंट तो होगा, बट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होगा। मतलब कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस कीजिए कि जो पेरीफेरी पे वैस्कुलर बंडल्स हैं, ये जो पेरीफेरी पे वैस्कुलर बंडल्स हैं, उनका साइज छोटा है, और जो आपके सेंटर में वैस्कुलर बंडल्स हैं उनका साइज बड़ा है। तो मोनोकॉट स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो एक तो पूरा स्कैटर्ड है ना, लेकिन जो पेरीफेरी में वैस्कुलर बंडल्स हैं उनका साइज छोटा है, और जो सेंट्रली लोकेटेड है उनका साइज बड़ा है। अब इसके अलावा अगर फ्लोएम की बात करें तो एक तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होगा, है ना। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होगा, ठीक है, नहीं होगा। और वैस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या होता है? वैस्कुलर बंडल्स के अंदर होता है वाटर कंटेनिंग कैविटीज। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा इस वीबी में जहां जहां लिख रहे हो उसका मतलब वैस्कुलर बंडल्स है। वैस्कुलर बंडल्स के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया मोनोकॉट स्टेम का। अगर मैं इसके ये दूसरे व्यू को भी आपको पूरा लेबल करके समझा दूं, तो अगेन बाहर की लेयर जो है वो है एपिडर्मिस की, है ना। एपिडर्मिस के बाद की लेयर है हाइपोडर्मिस की, जो कि बना है स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से। उसके बाद आपको स्कैटर्ड दिख रहे हैं वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स, है ना। अगर इसके अंदर मैं आपको बात करूं तो ये जो है फ्लोएम है और ये जाइलम है। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल्स के अंदर हम बता रहे हैं। और इसके अलावा या तो बंडल शीथ होती है या तो होते हैं ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, सो गाइस इसके साथ हमने मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम दोनों कवर कर लिया आज के वीडियो में, एज पर एनसीईआरटी में आपको बता दूं। ठीक है, ये याद रखिएगा गाइस कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनसीईआरटी आप पहले कवर करते हैं, तो आपको आगे जब वो इन डेप्थ टॉपिक आप पढ़ते हैं वो समझने में ज्यादा आसानी होती है। और हमेशा से जो आपका सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी सेंट्रिक ही होता है, चाहे बोर्ड्स आप कोई भी दे रहे हैं या फिर आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे नीट यूजी का एग्जाम है ना। तो हमेशा आपके लिए सिलेबस जो है वो सेंट्रिक बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से हमने डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम कवर कर लिया है। अगेन गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बॉटनी का, आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आई होप अभी तक तो आप मेरे बहुत सारे वीडियोस फॉलो कर चुके होंगे, तो आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। नहीं किया है तो अभी तुरंत चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, चाहे वो छोटा हो, बहुत बेसिक हो या बहुत इम्पोर्टेंट डाउट हो, कहीं पे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा हो और आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि आंसर क्या है, कैसे आंसर करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट ज़रूर पूछिए। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने वो व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स गाइस, बाय बाय।